नमस्कार, आपका बात 25 में स्वागत है और बात 25 में है। आज हम ऐसी परिस्थिति में बैठे हैं कि जहाँ के बहुत सारे राजनीतिक घटना चक्र जो एक पूरे लंबे एक समय से चल रहा था और उस पे जो अंदाजे और आंकड़े लगाए जा रहे थे, दुनिया भर के कयास लगाए जा रहे थे, घोषणाएँ की जा रही थी, विचार-विमर्श बड़े लंबे-चौड़े हो रहे थे, उनका निर्णय हो गया। जनता ने अपना निर्णय सुना दिया, उससे कुछ लोग जीत गए और कुछ लोग जो बड़ी ही जो है वो परिश्रम से जीतने का प्रयास कर रहे हैं, वो फिर हार गए, शायद उन्हें हारना ही था। लेकिन हाँ, इन हारने वालों को बहुत सारे लोग जिताना चाहते हैं। ओ और कुछ और भी हुआ है, एक आक्रमण भी हुआ है। और उस आक्रमण को कुछ विद्वान लोग, देश के राजनीतिज्ञ, उनके साथी संगी, मीडिया के कुछ बड़े-बड़े सितारे, वो स्थापित करने का प्रयास कर रहे हैं कि अब ये इनके पास में जीविका है नहीं, तो ये कुछ भी कर सकते हैं। तो इन विषयों पर चर्चा करने के लिए हम आमंत्रित कर रहे हैं रांची से हमारे मित्र और जानकार और फाइनेंशियल एक्सपर्ट और साथ में राजनीति के भी बहुत बड़े टीकाकार श्री शशांक भारद्वाज को। नमस्कार। नमस्कार, नमस्कार शशांक भाई, आपका स्वागत है। लगता है कि रांची में कुछ सर्दी अधिक पड़ रही है या आप ज़्यादा अधिक सुरक्षा चक आपने सुरक्षा अधिक बना रखी है शायद। वो तो नहीं, बेहतर। यहाँ पे सर्दियाँ यहाँ का अधिक हैं, ऐसा हुँ, नहीं है। हुँ। तो थोड़ा तो सुरक्षा चक्र लेना ही पड़ता है जब सभी दिशाओं से दुष्टों के आक्रमण हो रहे हों, तो सुरक्षा तो देखिए, दुष्टों के आक्रमण तो आदिकाल से चलते रहे हैं, आगे भी चलते रहेंगे और इन दिनों तो काफ़ी अधिक हो रहे हैं और कुल मिलाकर पर के विजय जो दुष्टों पर की जो विजय पराजय हुई। जी। पर विजय हमारी होगी। हाँ, बिल्कुल, सत्य की विजय होगी। तो ये जो पिछले दिनों जो विधानसभाओं के चुनाव हुए हैं और उसके चुनाव के पहले जितने भी मतलब आकलन किए गए और आपको और हमको और पूरी दुनिया को समझाया गया कि ये ऐसा भी हो सकता है, वैसा भी हो सकता है, ऐसा तो होना होना संभव ही है, फलाने लोग जो हैं वो जीत जाएँगे और जो लोग जीते हैं वो हार जाएँगे। इसको आप कैसे देखते रहे हैं? आप तो बड़े नज़दीक से देखते रहे हैं, तो उस पे ज़रा आज चर्चा करते हैं, क्योंकि कुछ समय गुज़र गया है। सारे जितने भी आकलन और आकांक्षाएँ और आशंकाएँ सभी अब सामने आकर के धरातल पे खड़ी हुई हैं। जी, शशांक भाई आपका स्वागत है बात 25। ये मोदी विरोधी कुकुरमुत्ते हैं। ये हाँ, समय-समय पे तीव्रता से उगाते हैं और हाँ। जब कोई चुनाव आता है या कोई ऐसी घटना होती है जिस पे कोई मत का एक निर्धारण होता हो तो ये एक उपद्रव प्रारंभ करते हैं। पर इनके हाथों में अब कुछ रहा नहीं है क्योंकि अ, जो देश की जनता है वो तो अ, प्रदर्शन पे अपना मत देती है। कौन सरकार कैसी चली, कितनी चली, क्या जी, वहाँ पे कार्य किए गए। तो ये क्या सोचते हैं कि ये जो भी लिख देंगे उससे कोई मत में परिवर्तन ला देंगे जनता के, लेकिन ऐसा होता नहीं है। और हुँ, इसी कारण देखिए आपकी जो विधानसभा चुनाव हुए उसमें भाजपा को अच्छी सफलता मिली। तो इनका युग अब समाप्ति की ओर है। ये रुदाली ब्रिगेड है, कुछ भी बोलते रहते हैं। आप ये निश्चित कैसे करोगे कि कौन शासन अच्छा है? उसको निश्चित करने के मापदंड आर्थिक विकास कैसा है, देश में जीविका कैसी है, सुरक्षा कैसी है, आंतरिक सुरक्षा कैसी है, बाकी जो विषय हैं केंद्र सरकार से संबंधित उस पे कैसे कार्य हो रहे हैं। अगर राज्यों की जी, बात हो तो राज्य में कानून व्यवस्था की स्थिति कैसी थी, नीतिगत निर्णय कैसे हुए। इनके आधार पे किसी सरकार का मूल्यांकन होगा ना कि आपकी व्यक्तिगत आपको कोई प्रिय लगता तो वो अच्छा हो गया, आप उससे चिढ़ते हो तो अच्छा नहीं है, ऐसा तो नहीं ना हो सकता। तो इसलिए जब ये तथ्य विहीन अधकचरापन के साथ
मोदी की आलोचना करते हैं तो जनता इसे स्वीकार नहीं करती। जनता मोदी के पक्ष में वोट देती है और यही सभी चुनावों में हुआ। अब बात ये आती है कि ऐसा क्यों हो रहा है? ऐसा इसलिए हो रहा कि जनता विकल्प भी देखती है कि अगर मैं अभी जो सरकार है या जो भाजपा है या और कोई दल है, वो कैसा प्रदर्शन करते हैं, उनकी नीतियाँ क्या हैं, उन्होंने भूतकाल में क्या कार्य किया और अभी वो किस तरह की विचारधारा की बात कर रहे हैं। तो अगर आप राष्ट्र के हित की बात नहीं करेंगे, जनता के हित की बात नहीं करेंगे, आप प्रदर्शन नहीं करेंगे, तो आप चुनाव नहीं जीतेंगे। ये रुदाली ब्रिगेड कितने भी उपद्रव कर ले, चुनाव परिणाम को प्रभावित नहीं कर सकते। माधव जी। जी शशांक भाई, तो अब जो आपने एक तुलनात्मक दृष्टि की बात की, तो आम लोगों के पास में, अधिकतर लोगों के पास में वो किस तरह से तुलना करें और किस तरह से वो अपने निर्णय पे पहुंचे। वैसे जनता ने तो अपना मत बड़े जोर शोर से, बहुत ही खुले तरीके से समझा दिया है। लेकिन फिर भी कोई मान लीजिए विद्यार्थी है या कि जिसके पास में सामान्य जानकारी से अधिक नहीं है, तो उसको आप किस तरह से समझाएँगे कि अभी जो भी कुछ हो रहा है, चाहे इकोनॉमिक डेवलपमेंट की बात है या कि इंफ्रास्ट्रक्चर में इन्वेस्टमेंट की बात है, वो पहले से भिन्न कैसे है? कुछ मोटे-मोटे 2-3 पॉइंट जो विद्यार्थी और सामान्य लोग समझ पाएँ, जिनके पास अधिक डोमेन नॉलेज नहीं है, पॉलिटिकल कंपैरिज़न की या कि इकोनॉमिक डेवलपमेंट की, और उनके सामने कुछ नारे लगातार आते रहे हैं, आप जानते हैं कि बेरोज़गारी है और महँगाई है। और इसी से मिलते-जुलते जो एक आक्रमण हुआ है संसद पे, 22 साल बाद फिर एक आक्रमण हुआ है। पहले के आक्रमण में पाकिस्तान के और इस तरह के आतंकवादी लोग शामिल थे, और उनसे मिलते-जुलते अब ये घरेलू आतंकवादी जो कुछ हो सकते हैं, जिनको उनके अपने राजनीतिक जो है वो मोटिव हो सकते हैं, और कुछ उनके लिंकेजेस सामने भी आए हैं। तो आप कैसे समझाएँगे किसी एक विद्यार्थी को कि किस तरह से बेहतर है और आगे कैसे बेहतरी हो सकती है? शशांक भाई। सामान्य जन को 2 बातें सर्वाधिक प्रभावित करती हैं। एक तो आर्थिक विकास दर कैसी है और कानून व्यवस्था की क्या स्थिति है। तो जब आप तुलनात्मक रूप से अध्ययन करेंगे, तो आप पाएँगे कि भाजपा शासित राज्यों में आर्थिक विकास दर अच्छी रही। आर्थिक विकास दर अच्छी रखी गई, उसके लिए प्रयास हुए, नीतियाँ बनी। एक तो होता है आप स्वाभाविक रूप से उन्नत राज्य थे और आगे बढ़ते गए। लेकिन भाजपा के शासित राज्यों में ये देखा गया है कि यहाँ पे आर्थिक विकास दर को ऊँचा रखने के पूरे प्रयास होते हैं, गंभीरता से प्रयास होते हैं, समझ के प्रयास होते हैं। और वो प्रति व्यक्ति आय की वृद्धि में दिखता है, लोगों को जो जीविका मिल रही है उसमें दिखता है, लोगों का रहन-सहन कैसे अच्छा हो रहा है इस पे दिखता है। तो आप ये वामपंथी रुदाली ब्रिगेड की आलोचना में उनसे तथ्य माँगे। ये आप स्वयं जाके तथ्य देखें कि भाजपा शासित केंद्र सरकार या राज्य सरकार में विकास की दर कैसी रही? कैसे उद्योग-धंधों का विकास हुआ? कितने आजीविका के अवसर बने? इस पे देखना पड़ेगा। जी। दूसरा देखना पड़ेगा कानून व्यवस्था। तो कानून व्यवस्था 2 स्तरों पे होती है। एक तो अगर आप राष्ट्र की पूरी बात करें, आंतरिक सुरक्षा की, तो हमने देखा कि पहले कितनी आतंकवादी घटनाएँ होती थी। अभी नहीं के बराबर है या एक क्षेत्र विशेष में सीमित हैं, तो एक बड़ी उपलब्धि है। नक्सलवाद में लड़ने के लिए केंद्र सरकार सहयोग करती है, तो हम ये भी देखें कि पहले नक्सलवाद कितने राज्यों में था, कितने जिलों में था और अब कितने कम जिलों में आके सिमट गया है। तो ये दे 2 प्रमुख उपलब्धियाँ हैं। विदेशी सुरक्षा की बात करें तो हम कभी अस्त्र-शस्त्र की कमी के एक बड़े केंद्र बिंदु थे, आज हम शस्त्र निर्यात तक पहुँच गए हैं। तो आप समझ सकते हैं कि कितना बड़ा परिवर्तन ये आया है। तीसरी बात ये है कि कानून व्यवस्था, तो कानून व्यवस्था राज्यों में राज्य सरकार की ज़िम्मेवारी होती है। तो यहाँ भी आप देखेंगे कि जो दूसरे दलों के शासित राज्य थे, वहाँ कैसी कानून व्यवस्था रही थी या अभी जो हारे हैं तुरंत-तुरंत उनके यहाँ कैसी कानून व्यवस्था की स्थिति थी, भयावह थी।
और सबसे बड़ी बात है कि जब आप एक सत्ताधारी दल के रूप में एक वर्ग विशेष को संरक्षण देते हुए उसके आपराधिक कृत्यों का समर्थन करते हैं, तो ये गणतंत्र के साथ एक बहुत बड़ा परिहास है, उपहास है। और आम जनता जो एक सुरक्षा के भाव से जीना चाहती, उसके प्रति भी अपराध है। तो ये सब जो राजनीतिक दल हैं भाजपा छोड़ के, ये सारे इन कार्यकलापों में बने रहते हैं। तो ये एक अच्छा शासन नहीं कहा जाएगा। और भाजपा का जब शासन आता है तो हम देखते हैं कि वहाँ पे इस तरह का कोई आप इसको तुष्टीकरण भी कह सकते हैं या अपराधियों का तुष्टीकरण भी कह सकते हैं, ये नहीं होता। अपराध शून्य नहीं हो सकता कोई भी राष्ट्र या राज्य, लेकिन अपराध नियंत्रण का कार्य हो, अपराधियों के मन में भय हो, ये तो किया जा सकता है ना। तो हम सरकार की जब अ, तुलना करेंगे या सरकार के प्रदर्शन का आकलन करेंगे, तो हमें तो ये देखना पड़ेगा ना कि आर्थिक विकास कैसा रहा और कानून व्यवस्था की स्थिति या देश की सुरक्षा की स्थिति कैसी है। जी, जैसे तो इन दो विषयों पे किसी भी बहकावे में नहीं आके ये रुदाली ब्रिगेड के अनर्गल प्रलाप को नहीं मान के, मैं तो विद्यार्थी हैं या जो भी अपने युवा पीढ़ी आ रही है उनको कहता हूँ कि आप इन मापदंडों पे आकलन करो, तुलना करो और किसी के कहे पे मत जाओ, तथ्यों पे जाओ। तो आपको लगेगा कि भाजपा सरकारें अन्य राज्य दलों की सरकारों की तुलना में बहुत अच्छा कार्य करती है। हाँ, तो जैसे एक कंपैरिजन शशांक भाई, आप उसके और कई आयाम समझा पाएँगे। जैसे हम अगर चर्चा करें कि सबसे अधिक लंबा शासन गुजरात में रहा है भारतीय जनता पार्टी का, और दूसरा अगर हम फिर कंपैरिजन करें तो समाजवादियों का और उनके साथियों का बहुत ही लंबा अनवरत शासन रहा है बिहार में। और बिहार की पर कैपिटा जीडीपी पिछले जो आंकड़े उपलब्ध हैं, शायद 2022 के आसपास के हैं, उसके हिसाब से 22,000 रुपए प्रति व्यक्ति है। और जबकि देश का जो औसतन है वो 1,70,000 रुपए है। और इसी तरह से गुजरात का भी है, यानी कि एवरेज के आसपास है, थोड़ा सा एवरेज से ऊपर भी है। सबसे अधिक जो है वो वहाँ है, एक छोटा सा राज्य है जो कि है गोवा, जिसका 4 लाख रुपए के आसपास है। उनकी संख्या बहुत छोटी है, क्षेत्रफल बहुत छोटा है, लेकिन वहाँ टूरिज्म के कारण वो सब कुछ है। दिल्ली का भी नाम है, वो छोटी सी बात है, और उसका भी 2-1 लाख के आसपास है। तो ये सीधा-सीधा दिखता है कि ये जो नारेबाज जो एक व्यवस्था है, एक तंत्र है, उसने बिहार का कितना नुकसान किया है। यानी कि देखें हम कि पिछले करीब 50 साल से या 40 साल से, तो मतलब जब से ये लालू वगैरह आए हैं, उन्हीं का शासन रहा है। तो उसमें ये एक एक कंपैरिजन वो तो वहाँ पे रहने वालों को भी दिखता है, और जो गुजरात गए हैं, जो गुजरात काम करने लोग बिहार से जा रहे हैं, उनको भी दिखता है। तो उसको आप कैसे समझाएँगे? शायद एक ये कंपैरिजन हो सकता है मेरे ख्याल में। बिल्कुल होना चाहिए। अ, आप कहेंगे ये दल का शासन अच्छा है, कोई दूसरा कहेगा ये दल का शासन बुरा है, तो निश्चित कैसे होगा? मात्र मेरे बोलने से अच्छा या उनके बोलने से खराब तो होगा नहीं। तब कुछ मापदंड है, जिसमें प्रति व्यक्ति आय भी है। अगर आय अधिक होगी, तो उनका जीवन सुखमय होगा। पर आय अधिक होगी कैसे? मात्र बोलने से तो नहीं होगी। और ये लोग एक जो सरकारी नौकरी का भ्रम फैलाते हैं, ये देश के युवाओं के साथ बहुत बड़ा अन्याय है। सभी जानते हैं कि सभी व्यक्तियों को सरकारी जीविका नहीं दी जा सकती। ऐसे में मात्र औद्योगिक विकास, व्यापार का विकास, स्वरोजगार, उससे ही समृद्धि लाई जा सकती है। पता नहीं ये बात ये क्यों नहीं समझाते हैं। अगर ये अपने ही मतदाताओं का, राज्य के निवासियों का भला करना चाहते हो तो क्यों नहीं बोलते? क्यों इनको झूठे आश्वासन देते हैं, अराजकता की ओर ढकेलते हैं? ये एक अपराध है, ये राजनीतिक अपराध है। और इनसे पूछा जाना चाहिए कि आप क्यों ऐसा बोलते हैं? क्या आप सभी को सरकारी जीविका दे सकते हैं? नहीं दे सकते तो फिर कहाँ से विकास होगा? गुजरात में तो सरकारी जीविका से 4 लाख रुपया
प्रति व्यक्ति आय गोवा में या कहीं भी गुजरात में भी राष्ट्रीय आय से जो आप अधिक बता रहे हो, तो ये सब तो मात्र विकास से हुआ। और एक बात यह है कि गुजरात में तो आर्थिक संसाधन इस तरह से नहीं है जैसे भी झारखंड में खनिज हैं या और कोई सुविधाएं हैं। उन्होंने मात्र अपनी उद्यमशीलता पे ये विकास किया है, तो वो विकास बिहार में क्यों नहीं हो सकता? लेकिन आप जनता को बताएंगे नहीं, उस दिशा में प्रवृत्त करेंगे नहीं, उसको जागरूक करेंगे ही नहीं, और मात्र अपने राजनीतिक स्वार्थ के लिए उसको झूठ बोलेंगे। युवाओं के स्वप्नों की ये हत्या है, मैं इसको कह रहा हूँ। बिल्कुल इस पे युवाओं को प्रश्न पूछना चाहिए कि आप क्यों हमें बरगला रहे हैं? आप हमें स्वरोजगार दें, आप हमें जीविका के अन्य अवसर दें। तो इस जो समाजवाद का जो तथाकथित शासन पद्धति है, वो तो असफल हो गई और कभी सफल होगी नहीं, क्योंकि उसमें कोई यथार्थवाद है ही नहीं, मात्र मूर्ख बनाने का एक ये माध्यम है। तो ये जी। समझना चाहिए। मैं कोई राजनीतिक विद्वेष के भाव से नहीं कह रहा, मैं कह रहा हूं हाँ और जी। उस दिशा में आगे बढ़े, विवश कर दे जी, राजनीतिक दलों को कि वो आर्थिक विकास को सर्वोच्च प्राथमिकता दे। अब आप देखिए कि अब सुनने में आ रहा है कि अब बिहार में भी अडानी कुछ जो है वो निवेश कर रहे हैं। मतलब जो 24 घंटे बहुत सारे जो लोग हैं, उनका एक ही काम ये है कि व्यापारियों को, उद्यमियों को गाली देना, और गाली देने में पहले टाटा और बिरला को पड़ती थी, और लंबे समय से अंडानी और अंबानी को पड़ती है, और उसका मुख्य कारण ये है कि दोनों गुजरात से आते हैं। तो ये गुजरात विरोध का एक यूँ चल रहा है, क्योंकि वहाँ पे बीजेपी की सरकार बड़े दिनों से है, उसको हटा नहीं पा रहे हैं। तो गुजरात से जो भी संबंधित है, उसको इस तरह से बोला जा रहा है। तो सब जगह अडानी तो पोर्ट तो केरल में भी बना रहे हैं। बंगाल में भी दीदी ने उनको बुला लिया है। राजस्थान में उनका ऑलरेडी बहुत बड़ा इन्वेस्टमेंट है, तो अब बिहार में भी आ रहा है। तो ये कंट्राडिक्शन जो है, ये भी सामने आ रही है लोगों के। और दूसरी बात सीधी-सी है कि भई बिहार के लोग क्यों विवश हैं अपने अपने गाँव, अपने शहर छोड़ कर के दूसरे प्रदेशों में, पंजाब में, गुजरात में, तमिलनाडु में, महाराष्ट्र में, राजस्थान में काम ढूँढने को। मैं कितनी सारी फैक्ट्रियों को राजस्थान में, जयपुर में और दूसरी जगह बांसवाड़ा, भीलवाड़ा सब जगह जानते हैं, वहाँ पे एक बहुत बड़ी संख्या गुजरात से आए हुए श्रमिकों की है। वो इसलिए वहाँ आ रहे हैं इतनी दूर, क्योंकि उनको अपनी जगह नहीं मिल रही है। तो ये तो जो विफलता है वो उन्हीं लोगों की है जो कि बिहार पे इतने लंबे समय से राज चल रहे हैं, समाजवाद का डंका बजा रहे हैं, और राज चल रहा है उनका, जातिवाद भी साथ चल रहा है, जनता शायद उसको समर्थन भी देती है। तो इसको आप कैसे देखते हैं? मुझे लगता है कि ये बहुत अधिक दिनों तक मूर्ख नहीं बना पाएंगे। जी। कहना तो ये चाहिए कि उद्योगपति हमारे मित्र हैं, उद्योगपतियों का हम स्वागत करते हैं, और इनको आप लोग अपशब्द बोलते हो, आलोचना करते हो। बिना उद्योग धंधे आए किसी को जीविका कैसे मिलेगी? जीविका, स्वरोजगार सब निर्भर करता है कि आपके किस क्षेत्र में कितने उद्योग हैं, क्या व्यापार की स्थिति है। बिहार कोई स्वाभाविक पर्यटन स्थल तो है नहीं, तो आपको तो देखना पड़ेगा ना कि किस माध्यम से हमारे यहाँ निवेश आएगा। लेकिन किसी ने या तो इनको समझा दिया है कि अगर आप उद्योगपतियों को आप शब्द बोलोगे तो आपको वोट मिल जाएंगे। अच्छा, सब अपने परम धनी है। आप बिहार में जो लोग शासन कर रहे हैं उनकी संपत्ति देखिए। बात करेंगे संपत्ति वालों को गालियां देने की, और स्वयं संपत्ति सृजन में लगे हुए हैं, पहली बात। दूसरी बात यह है कि या किसी ने बोल दिया है कि विचारधारा का ये एक प्रश्न है, लेकिन ये तो एक दिवालिया और असफल विचारधारा है। इससे लगे रहने का कोई लाभ नहीं है। अगर नीतीश कुमार भी बिहार के मुख्यमंत्री हैं तो वो उद्योग धंधे को बढ़ा के बिहार का विकास करने की बात करें ना। ठीक है, राजनीतिक मतभेद रहेगा भाजपा से कुछ विषयों पे, लेकिन आप आर्थिक विकास को क्यों बाधित करते हो? क्यों जनता के मन में ऐसी छवि बनाते हो कि उद्योगपति खलनायक हैं, शोषण करते हैं? तो उद्योगपति इसमें जितना मुख्य रूप से जो बिहार में है, वो लॉ एंड ऑर्डर की समस्या भी रही है कि जब तक वो ठीक नहीं होगा,
तब तक कोई भी मतलब बाहर से उद्योगपति आकर के, या कि उस बिहार के भी कई उद्योगपति होंगे जो कि इन्वेस्ट नहीं कर रहे हैं अपनी क्षेत्र में, उसमें निवेश नहीं कर रहे हैं, क्योंकि लॉ एंड ऑर्डर की वहाँ पे कानून व्यवस्था की स्थिति बड़ी खराब है। तो इन सब चीज़ों को देखते हुए हम ये मान सकते हैं कि एक जो कंपैरिज़न है, जो एक वितंडा चलता रहता है विरोधियों का, उसका मुख्य केंद्र और उसके विचार, राजनीतिक विचार और विचारधारा वही है जो कि बिहार की है। और बिहार की प्रति व्यक्ति जो सकल आय है वो कितनी कम है, 52,000 रुपए, जबकि देश की 1,70,000 रुपए। तो इसको ऐसे भी देखा जा सकता है कि भई ये राजनीतिक धड़ेबंदी और विचारधारा की विफलता है, जिसको सामने आए तो लोगों को शायद समझ में आएगा। कानून व्यवस्था अच्छा अच्छी होना एक सबसे बड़ी प्राथमिकता है। आप बहुत धन कमा लेंगे लेकिन आपकी हत्या हो जाए, आपका अपहरण हो जाए, आप निर्भीक होके नगर में घूम नहीं सके, तो आपका धन किस काम का है? तो लेकिन कानून व्यवस्था अच्छी क्यों नहीं? क्योंकि आप, मैं एक मात्र बिहार के परिप्रेक्ष्य में नहीं कह रहा, जी। पूरे भारत थानों की बिक्री की एक व्यवस्था है। हर थाने की नीलामी होती है, उसमें फिर धन लेके कोई थानेदार आता है, तो उसकी जो सर्वोच्च प्राथमिकता वो अपराध नियंत्रण कैसे होगी, आप ही बताइए। मैं तो अभी जो नए मुख्यमंत्री बने उनसे मैंने अपील की है, लिखा है उनको फेसबुक पे कि आप एक काम अवश्य कर दें, राज्य में थानों की बिक्री की व्यवस्था समाप्त कर दें। कोई थाना की नीलामी नहीं होगी कि इतने रुपए दोगे तो तुम यहाँ थानाध्यक्ष बनोगे, ऐसा कुछ नहीं। क्योंकि थोड़ा विषयांतर हो जा रहा है, लेकिन सामान्य जन सबसे अधिक प्रताड़ित तब रहता है जब कानून व्यवस्था अच्छी नहीं रहती और जो रक्षक है उसकी रक्षा नहीं करती। तो बिहार जी, में जी। उद्योगपति आए कैसे? अगर उनका अपहरण होने लगे, उनको धमकियां आने लगे, जैसे एक बार मैंने कहा था कि अगर कोई बिहार में उद्योग लगाने के लिए अपना प्रेजेंटेशन किसी को देगा, समझिए जापान के किसी कंपनी को दे, तो सब कुछ लिखेगा, अंत में लिखेगा कि थाना को इतना रुपया महीना देना होगा, रंगदार को इतना रुपया देना होगा, नेताजी को इतना देना होगा। तो वो तो बेचारा जापानी सीईओ देखेगा कि क्या हो रहा, भाई भागो भागो, हमको नहीं लगाना। तो इस तरह की प्रवृत्ति बदलनी बहुत आवश्यक है। बिहार में तो बदलनी है ही है, लेकिन पूरे भारत में इस तरह का एक परिवर्तन आना चाहिए। माधव जी। जी, ये एक महत्वपूर्ण बात है जो कि एक राजनीतिक, जिसको कहते हैं इच्छा शक्ति, और जिसको कहते हैं शासन प्रशासन की कुशलता और हिम्मत, जो पुराने जितने भी जाले और कचरा इकट्ठा हो गया है, जहाँ-जहाँ नया नेतृत्व आया है, शायद उस कचरे को साफ करने के लिए परिस्थितियाँ शायद बनी हैं। क्योंकि अमूलचूल परिवर्तन होता है, एक पूरी तरह से नया नेतृत्व आता है, तो पुराना जितना भी दलालों का और हैंगर ऑन्स का और गुमाश्तों का और मशालतियों का जो समूह है, वो हट जाता है। तो हम आशा करते हैं कि इन राज्यों में जहाँ नई सरकारें आई हैं, नए तरीके से काम होगा और बेहतरी से काम होगा, और कम से कम वास्तविक धरातल पे ये सब चीज़ें नज़र आएँगी, लॉ एंड ऑर्डर बेटर होगा। और जैसा आपने बताया कि बहुत ही बड़ी एक कड़वी सच्चाई है, कि बहुत लंबे समय से हम सुनते चले आ रहे हैं, उसके कारण तो बहुत सारे होंगे कि थानों की नीलामी होती है। अब ये नीलामी कोई जैसे ऑक्शन, ओपन ऑक्शन तो होता नहीं है, ये तो चुपचाप छुपने के काम हैं, लेकिन जो इसको रोक सकते हैं वो शायद इसको रोक पाएँगे, ऐसी हम आशा करते हैं। तो शशांक भाई, आपका बहुत-बहुत धन्यवाद कि पिछले दिनों जो चुनाव के नतीजे आए और कुछ जो जैसे चुनाव आक्रमण हुआ। चुनाव नतीजों चुनाव नतीजों पर मैं 1-2 टिप्पणी करना चाहता हूँ। जी, पहला, जी। सबसे पहली बात ये है कि चुनाव के परिणामों ने ये निश्चित किया कि अब बहुरूपियागिरी और नौटंकी नहीं चलेगी। आप जो कह रहे हो, लोगों को लगना चाहिए कि आप उस पे कार्य कर सकते हो। तो इसलिए जो कांग्रेस ने बातें की, अ, लोक-लुभावनी, लोगों को उस पे विश्वास नहीं हुआ और उन्हें मत नहीं मिले। तो आपको अपनी विश्वसनीयता बनानी होगी, आपको राष्ट्र और राज्य हित में नीतियाँ बनानी होगी, और जो आप लोक लुभावने वादे करके चुनाव जीतने की बात सोचते हो वो नहीं होगा। ये सब जनता ने सीधा निर्णय दे दिया है।
अब आवश्यकता है कि राजनीतिक दल इस वास्तविकता को समझें और परिवारवाद से मुक्त हो और जो राज्य के लिए सर्वोत्तम नीतियां हैं उन पे बात करें। ये तुष्टीकरण और किसी एक वर्ग विशेष को प्रसन्न करना और रेवड़ी बांटना, लोक लुभावने बातें करके, ढोंग करके, बहुरूपयागिरी करके आप चुनाव नहीं जीत सकते। जी, जी, बिल्कुल सही आपने बताया। तो हम ये आशा करते हैं कि इन्हीं तरफ होगा भई एक एक जिसको कहते हैं कि शक्तिशाली विपक्ष भी होना चाहिए, प्रजातंत्र में उसकी आवश्यकता है। लेकिन जिस विपक्ष के रूप और रंग, ढंग हम देख रहे हैं, उससे बड़ी ही निराशा सभी लोगों को होती है। राजनीतिक धड़ेबाज़ी में और गुटबंदी में जो लोग हैं, जो कि उनकी बात अलग है, लेकिन एक एक आम नागरिक के लिए या किसी भी जागरूक नागरिक गौर से देख रहा है और जनता उसका उत्तर भी दे रही है। तो हमें आशा है कि विपक्ष में भी बेहतरी आएगी और जो भी राज्य और देश की बढ़ोतरी के लिए काम करेंगे, वही लोग आगे आएँगे, उन्हीं की बात चलेगी। तो धन्यवाद शशांक भाई, आपने पिछले परिणामों को और आगे आने वाली संभावनाओं को, आशाओं को और कुछ कमजोरियाँ जो हमारे सिस्टम में बड़े लंबे समय से घुस आई हैं, उसकी ओर आपने इशारा करके इस बात को समझाने का प्रयास किया, तो आपका बहुत-बहुत धन्यवाद। तो हम आपके पास फिर लौटेंगे इसी विषय पे और स्टॉक मार्केट में अब आगे कैसे चाल होने वाली है? क्या सेंसेक्स 22,000 के पार करके चला जाएगा? उसका मतलब निफ्टी 22,000 के ऊपर चला जाएगा और सेंसेक्स कहते हैं कि कहीं बहुत ही आगे चला जाएगा, तो उस पे भी बात करने के लिए आपके पास फिर आएँगे। शशांक भाई धन्यवाद, नमस्कार। नमस्कार। तो हमने बातचीत की रांची से मेरा मित्र और फाइनेंशियल एक्सपर्ट और राजनीति पे टिप्पणीकार श्री शशांक भारद्वाज से। तो हमें आशा है कि बातचीत आपको पसंद आई होगी। तो आप चैनल बात 25 को सब्सक्राइब करें और लिंक अपने मित्रों और परिवार के साथ साझा करें। हम आपसे फिर मिलेंगे बात 25 की अगली बात में। धन्यवाद, नमस्कार।